सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम बेटा, वो अल्केन्स हमने शुरू किया था, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को पढ़ा। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को हमने स्टडी किया और उसमें देखा कि किस तरह से हम अल्काइंस को नाम दे सकते हैं। और उसके बाद बच्चों हमने अल्केन्स के बारे में जनरल बातें पढ़ी कि अल्केन्स होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है और इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं। और हमने इसके लिए जो है वो तकरीबन 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। आज हम इसका 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है जी। तो बेटा ये एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट के नाम पे ही है, और इसमें इलेक्ट्रोलिटिक का वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि जब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, द फर्स्ट वन इज डिल्यूट एंड द सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे डिल्यूट के दरमियान और कंसंट्रेटेड के दरमियान। तो आपको पता है कि कोई भी सोल्यूशन हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर एक चीज मस्ट सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होगी, अगर वो सोल्यूशन की फॉर्म में है तो बेटा इसके अंदर अगर आपके पास सोल्यूट की मिकदार कम है तो आपके पास सोल्यूशन डिल्यूट होगा, अगर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तो इसमें कहते हैं जब कंसंट्रेटेड जो है आपके पास सोल्यूशन होगा कि इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस उसकी करवाएंगे तो हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, अल्केन होगी। बेटा क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो ऑब्वियसली हमने इसके अंदर अल्केन फॉर्मुलेशन ही करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा हम सॉल्ट ले रहे हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग ये ले रहा है 2R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और यहां पे क्या लिख रहा है बच्चों कि आपके पास क्या हो रही है जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। ठीक है जी। तो बच्चों जो बुक में लिखा हुआ है ना उसके रिएक्टेंट्स को, वो लिखा हुआ है RCOONA। तो मैंने जरा ये फॉर्म इसलिए लिख दी है ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि बेटा इसने इसको क्यों कहा मोनोकार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये वाला, ये आपके पास जो है ना, आपके पास CO तो कार्बोनाइल ग्रुप, और आगे अगर आपके पास C डबल और कोई अल्कली मेटल लगा हो तो उसको हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं। तो बच्चों इसमें एक ही ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोला गया, मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हमने इसके रिएक्शंस देखने हैं, प्रोडक्ट्स देखने हैं। तो हमारे पास क्या आएंगे, प्रोडक्ट आता है R सिंगल बॉन्ड R। ओके जी, ये आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपके पास R की जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है, वैल्यू होती है, वो होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा इसके अंदर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और बॉन्डिंग नेचर सिंगल है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली अल्केन है। लेकिन ये कौन सा अल्केन है, ये ईथेन है। एथ मीन 2 कार्बन एटम्स और एन मीन सिंगल बॉन्ड। आगे आप रिएक्शन देखें तो क्या बन गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NaOH और प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर देखना है कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स ने किस तरह से आपस में रिएक्ट किया और किस तरह से हमें ये प्रोडक्ट जो है वो हासिल हुए। तो बच्चों देखें, इस पूरे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके साथ बेटा आपके पास 2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनकी क्वांटिटेटिवली वो 2 हैं। तो आप देखें ये R है तो 2 1 जा 2, तो 2 R है, तो बेटा हमने ये दोनों R लिख दिए, तो हमारे पास R हो गया कैंसिल। उसके बाद जो देखें कार्बन और
2 ऑक्सीजन, तो क्या बना CO2। बाहर बेटा 2 है तो 2 इंटू CO2, तो ये क्या बन जाएंगे 2 CO2। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद बेटा देखिए सोडियम आपके पास कितने हैं, तो ऑब्वियसली सोडियम भी 2 हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं। आपको पता है कि वाटर को अगर हम डिसोसिएट करें तो H2O डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके बच्चों, तो अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे तो बेटा ये आपके पास इस तरह आएगा 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमारे पास सोडियम कितने थे, 2 थे, OH कितने थे, 2 थे, तो हमने इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग करवा दी और क्या बन गया 2NaOH। तो बाकी बच्चों आपके पास क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे। तो हाइड्रोजन को हमने किस फॉर्म में लिखा, H2। ये बेटा आपके पास गैसियस फॉर्म होती है, तो गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो इवॉल्व हो गया। तो इसमें आपको समझाया ये गया अभी तक जो इक्वेशन के अंदर कि हमने जो इक्वेशन लिखी है, जो इक्वेशन ड्रॉ की है, वो आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो ये इसका एक बेहतर तरीका है कि इसमें आपको गलती नहीं लगती, आप इक्वेशन में कोई गलती नहीं करते जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग होने से बच जाती है। तो इसके अंदर बच्चों बताता क्या है कि ये जो प्रोसेस है कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये सिमेट्रिकल अल्केन्स हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। बेटा सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं कि अगर आप किसी चीज को सेंटर में से कट कर देते हैं, किसी चीज को सेंटर में से कट कर देते हैं तो उसकी दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, हम इसको अगर सेंटर में से कट कर देते हैं तो आपके पास दोनों साइड्स इसकी इक्वल, अगर कुछ लिखा हुआ ना हो तो। लेकिन अगर इस मार्कर को कट कर दिया जाए सेंटर में से तो बच्चों दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि एक साइड पे निब आ जाएगी, एक साइड पे इसकी बैक आ जाएगी, और दोनों की प्रॉपर्टीज और दोनों के फंक्शंस क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। आगे चलें अगर, तो क्या बताता है कि आपके पास जब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है बच्चों कि उसमें से पोटेशियम जो है वो अलग हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये किया जा रहा है। तो बेटा 2CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप ना भी लिखें तो इसमें कोई इशू है सच नहीं होता है। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही होती है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां से बच्चों आपके पास जो है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 2CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बेटा जी O नेगेटिव और पोटेशियम कितने उतरेंगे, ऑब्वियसली 2 उतरेंगे, क्योंकि पीछे आपके पास होल में क्या था, 2 था। तो क्या आ गया बेटा 2K पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास जो चीज बन गई है CH3COO नेगेटिव, बेटा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसीटेट। क्या बोला जाता है, एसीटेट आयन। और आयन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बुक में बताता है कि आगे इसकी जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है तो आपके पास एनोड पे भी होगा और कैथोड पे भी होगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एट एनोड। एनोड पे बेटा ये क्या करता है, तो हम इसी एसीटेट आयन को नीचे लेके आएंगे। तो बेटा क्या होगा आपके पास 2CH3 नेगेटिव, 2CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। बच्चों सबसे पहले नेगेटिव का अगर आप मतलब समझें तो नेगेटिव का मतलब होता है ये कि इलेक्ट्रॉन का पेयर। क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो बच्चों आपने इसके अंदर ये देखना है कि आपने इसकी फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है जब, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं रहेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और O, और ये ऊपर हम डॉट लगा देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्यों बना बेटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज कर दिए गए हैं। अब बात को समझना है आपने ये एक नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया कि एक नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन पीछे क्या था, 2 था आपके साथ इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब इधर 2 पेयर है। ठीक है जी, तो बेटा आपने इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो कितने हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो आपके पास एक फ्री रेडिकल बच गया। तो 2 1 ज़ा क्या होता है 2, और ये भी कितने हैं 2 ही हैं। तो आपको ये बताया कि ये फ्री रेडिकल किस तरह से बना है। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, फ्री रेडिकल को शो किया जाता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑड होते हैं, मतलब कि ताक में होते हैं। ठीक है जी, तो और बच्चों इसके बाद फ्री रेडिकल की एक तारीफ की जाए, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूं तो वो क्या होगा कि फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशी है जिसको हम सेल्फिश स्पीशी भी कहते हैं। ये खुद को स्टेबलाइज करता है, खुद को स्टेबल करता है और दूसरे को क्या कर देता है बेटा, अनस्टेबल कर देता है। तो इसी को हम नीचे दोबारा लिखेंगे 2CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या आ गया, फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया ये सेल्फिश स्पीशी है
खुद को स्टेबल और दूसरे को क्या करेगी, अनस्टेबल करेगी। तो फौरन से आप देखिएगा आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पे बन जाएगा 2CH3 और प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आप देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल मिथाइल पे आ गया। देखिए पहले फ्री रेडिकल किस पे था, ऑक्सीजन के ऊपर, जो कि किसका हिस्सा था, कार्बन डाइऑक्साइड का आप कह लें या COO का कह लें। तो इसने क्या किया, खुद को स्टेबल किया और मिथाइल को क्या कर दिया बच्चों, अनस्टेबल कर दिया। तो फाइनली क्या होगा कि फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होते हैं, अगर दो इस तरह के कंपाउंड स्पीशीज आ जाएं जो कि दोनों ही क्या हो, फ्री रेडिकल हों, तो वो दोनों अपना फ्री रेडिकल जो है मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और आपस में बॉन्ड बनाते हैं सिंगल, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास जो है बेटा वो इथेन जो है वो एनोड के ऊपर जो है वो फॉर्मुलेट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें एट कैथोड के ऊपर, एट कैथोड आपको पता है ना बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो बेटा एनोड जो होता है वो आपके पास जो है वो आपके पास पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो कैथोड में क्या हो रहा होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास यहां पे। तो बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2OH नेगेटिव और प्लस H2 पॉजिटिव। सबसे पहले समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि इसके ऊपर OH के ऊपर नेगेटिव आ गया। जैसा कि आपने अभी पीछे पढ़ा है कि मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो टूटता है किसमें, H पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में। हमने बेसिकली यहाँ पे यही फंक्शन करना है, लेकिन इस फंक्शन के साथ साथ हमने ये देखना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। बच्चों देखें आपके पास जो ये था H2, मतलब कि आपके पास ये H पॉजिटिव एलिमेंट था जो कि अल्कली मेटल होता है। तो बच्चों हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल होने की वजह से कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो बेसिस जो होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो OH क्या होती है, बेस होती है, इसलिए उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस तो कितने आएंगे, 2 1 जा 2 ही होता है, एक माइनस है तो बेटा आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस हो गई है। तो नीचे देखें क्या करता है, 2K पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। द क्वेश्चन इज कि K कहां से आया, तो बेटा वो K जो यहां से आया है वो आपके पास जो इधर से उतरेगा आपके पास एनोड में से वही K आपके पास आएगा, या सोडियम भी आ सकता है या पोटेशियम भी आ सकता है। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बच्चों ये टॉपिक जो है ये आपके पास ऑलमोस्ट कंसिस्ट कर रहा है 6 to 7 रिएक्शंस के ऊपर, और ये 1-2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आ चुका है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझना भी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो वो क्या है आपका, वो बेटा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। और इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी तो आपको पता है कि 4 ही होती है, तो यहां पे बॉन्ड बन रहे हैं कितने, 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो आपको बताता चलूं, अगर तो यहां पे जो आपके पास 2 बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड बन रहा है R के साथ, और एक बॉन्ड बन रहा है H के साथ, तो बेटा इसको आप क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। मतलब कि एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बेटा आपके पास दोनों तरफ ही क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। और दोबारा से अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन दोनों तरफ ही क्या है, R ग्रुप है, तो बेटा फिर हम इसको एल्डिहाइड नहीं कहेंगे, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कीटोन बोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये फर्क याद रखें कि अगर एक दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड, अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ कीटोन है तो फिर ही हम इसको क्या बोल पाएंगे, कीटोन। तो बात ये समझ में आई, अगर एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो कंपाउंड कीटोन नहीं कहलाएगा, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। तो इसमें हमने रिडक्शन बेसिकली करनी है, और किसकी करनी है, एल्डिहाइड की भी करनी है और कीटोन की भी करनी है, और दोनों को रिड्यूस करके जो चीज बनानी है वो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, और टॉपिक क्या है, अल्कीन है। तो इसमें कहता है कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शामिल होते हैं,
या आपने बेटा चैप्टर नंबर 7 में भी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, हो सकता है आपको ये, उम्मीद है कि आपको ये याद हो। तो कहता है कि मिथाइल और मिथाइलिन रिस्पेक्टिवली बाय क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लेमेंसन या फिर वुल्फ किश्नर जो है वो रिडक्शन इसको कहा जाता है। तो इसमें कहता है कि फॉर्मर रिएक्शन जो आपकी बुक में पेज नंबर 145 के ऊपर है, उसमें हम क्या करेंगे, कीटोन को रिड्यूस करेंगे और इसके अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे वो जिंक अमलगम यूज करेंगे, जो कि होता है बेटा ZnHg। और जिंक अमलगम को यूज करते हुए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हुए हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको अल्केन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपके पास हुआ जी रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखते हैं जी, हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो बच्चों ये उसने लीनियर फॉर्म में लिख दिया, मैंने इस फॉर्म में लिखा था, आप इस फॉर्म में भी लिख लें तो इसकी एंगल्स या ज्योमेट्री चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और मिथाइल आल ग्रुप को कहा जाता है, बेसिकली अल्काइल ग्रुप है। तो बेटा ये क्या है? कीटोन है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, 4 हाइड्रोजन्स को ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में करना है? ZnHg जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में मौजूद जो है वो हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? अल्केन के अंदर। बेटा अब अल्केन बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, देयर आर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हम इधर क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन जो है वो यहां पे प्लेस करवा देंगे या रिप्लेस करवा देंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जो ही 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा और क्या आ जाएगा इधर? CH3, और यहां से 2 हाइड्रोजन आए, इसने गेन किए, CH2 और CH3, जिसका बेटा नाम होता है 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोपेन, जो कि एक अल्केन है बेसिकली, और उसकी 3 कार्बन वाली फॉर्म है। अब बच्चों यहां पे ऑक्सीजन जो निकला वो तो आपके पास जो है उसको भी स्टेबल करना है। अब देखिए यहां से 4 हाइड्रोजन थे, 2 तो चले गए, बाकी कितने रह गए? 2 हाइड्रोजन। तो वो जो 2 हाइड्रोजन है उनको लिखें H2, और आगे क्या आ गया? O, और आपके पास जो है वो अल्केन भी प्रिपेयर हो गया, और साथ आपको क्या हासिल हुआ? वाटर जो है वो आपने प्रिपेयर किया। दूसरा देखें बेटा, तो दूसरे में आपके पास क्या है? एल्डिहाइड है। तो बुक कैसे लिखती है इसको? बुक यूं लिखती है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और प्लस दोबारा से क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन ही आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको लिखवाया था वो मैंने यूं बोला था CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो ये आपके पास ग्रुप R है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास एक भी हाइड्रोजन आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको एल्डिहाइड ही बोलेंगे। तो बेटा इसके अंदर जो आपके पास कैटलिस्ट यूज होता है उसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2H4। साथ यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड N2H4, और साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और टेम्परेचर कितना? 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, यहां से अगेन 2 हाइड्रोजन देने हैं, ठीक है, और यहां से ऑक्सीजन के साथ कार्बन जो अपना बॉन्ड कैंसिल कर देगा। तो बेटा CH3 था पहले ही, वो लिखें, सिंगल बॉन्ड क्या था? CH हो गया। 2 हाइड्रोजन जो यहां से आए 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए, और बेटा साथ जो ऑक्सीजन यहां से निकला उसको पकड़े, यहां से जो हाइड्रोजन बचे हैं वो पकड़े, और प्लस क्या लिख दें? H2O। तो 2 कार्बन वाला अल्केन जो है आपके पास हासिल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ईथेन। ठीक हो गया बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसको बेटा याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है बच्चों के पास वो क्या है? वो ग्रिग्नेट रिएजेंट है। तो बेटा ये ग्रिग्नेट रिएजेंट जो है वो रिएक्शंस की टाइप है, उनका नाम है, जो कि विक्टर ग्रिग्नेट खुद से जिसने इनको जो है वो डिस्कवर किया था, और उसको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ये आप अपनी ही बुक में चैप्टर नंबर 10 में लास्ट पेज पे जाके लास्ट टॉपिक में ये आप इसको थॉरोली जो है वो स्टडी करेंगे। तो बेटा ग्रिग्नेट रिएजेंट की मदद से भी हम जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या कहता है कि अल्काइल हैलाइड्स, जो कि आप जानते हैं कि RX को कहा जाता है, R अल्काइल हो गया और X क्या होता है? हैलाइड। कहता है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो बुक में बच्चों ये रिएक्शन उसने बेसिकली नहीं दिया हुआ, तो इसने क्या किया हुआ है? CH3 और Br, तो रिएक्ट किसके साथ करवा रहा है? मैग्नीशियम के साथ। तो बेटा क्या बन जाएगा? CH3 Mg और Br। तो बेटा इसको ही क्या कहते हैं? इसी कंपाउंड को क्या कहते हैं बच्चों? ग्रिग्नेट रिएजेंट कहते हैं।
अगर आपको मैं ग्रिग्नेट रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला बताऊं, जिस तरह मैंने आपको अल्काइल का बताया कि R होता है, जिस तरह मैंने आपको हेलाइड का बताया कि X होता है, इसी तरह से बेटा ग्रिग्नेट रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R MgN X। तो बेटा R may be changed, it may be consist of 1 carbon atom, it may be consist upon 2 number of carbon atoms। अब X की जगह ये भी चेंजिंग आ सकती है, it may be फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और मे बी आयोडीन। तो X चेंज हो सकता है, R चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम आपके पास स्टिल यही रहेगा। तो इनको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। और बेटा हम प्रिपेयर क्या करेंगे? अपना अल्केन प्रिपेयर करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास रिएक्शन है, पहला R की जगह उसने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Mg, Br सिंगल बॉन्ड ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड होता है कि बॉन्डिंग है तो ये जुड़े हुए हैं। और रिएक्ट्स विद H और OH। बेटा इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल करे आप जो है वो वाटर इकट्ठा लिख दें, आपका दिल करे आप H और OH लिख दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इधर आपने अल्केन बनाना है। तो अल्केन कैसे बनेगा बच्चों? कि ये CH3 है, ये क्या है? CH3। अब इसको अल्केन बनना है तो हमने पढ़ा था बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्केन, और सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्केन क्या होती है? मीथेन होती है, और उसका फॉर्मूला होता है CH4। तो बच्चों ये CH3 है, यहां से बेटा आप ले लें क्या? आप H ले लें। तो क्या बन जाएगा बेटा? CH4 विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्केन। तो बेटा मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और हेलाइड कितने बॉन्ड बनाता है? 1। अब जब यहां से बॉन्ड टूट गया ना, तो मैग्नीशियम का 1 बॉन्ड तो ब्रोमीन के साथ बन रहा है, लेकिन बेटा उसका 1 बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहां से जब ये बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन का भी एक ब्रेक हो गया। तो क्या हुआ कि आपके पास इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा किस तरह से? Mg सेंटर में, Br ऊपर और OH नीचे। और दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, Br ऊपर हो या OH नीचे हो या ये साइड पे हो या सीधे लिख दें, इन चीजों से कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है। तो आपने इन चीजों को जो है वो नहीं देखना, आपने उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, उन चीजों की ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करना है जिनके ऊपर कोई एंगल्स वगैरह लिखे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दूसरे वाला रिएक्शन है। तो बेटा उसने सिर्फ इस चेन को एक्सटेंड किया हुआ है। तो CH3 CH2 Mg और Br ही लिया हुआ है बेटा उसने, और प्लस H एंड OH आ गया। ठीक है जी। और इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन जो आपके पास है ईथर और H पॉजिटिव आयन, वो आप लिख लेंगे। तो बच्चों क्या होगा? अल्केन बनाना है तो ये वाला पोर्शन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो CH3 ये पहले से था, CH2 बाद में था। तो बेटा जब CH2 ये वाला इस हाइड्रोजन को गेन कर लेगा तो क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। बाकी फिर से वही सीन है कि मैग्नीशियम का भी एक बॉन्ड टूट गया और OH का भी। तो क्या आ गया? Mg, और ऊपर क्या आ जाएगा? Br, और नीचे क्या आ जाएगा? OH। तो बच्चों यहां तक आपके पास देयर आर टोटल 5 नंबर ऑफ मेथड्स के फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर द अल्केन्स, सिमेट्रिकल अल्केन्स और अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। तो आप इस तरह से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अल्केन्स की। तो सबसे पहले बताता है कि जो अल्केन है जी आपके पास अप टू 4 कार्बन तक, मतलब कि कार्बन 1 2 कार्बन 4, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ये याद रखें कि ये क्या होती हैं? ये आपके पास जो है बेटा वो गैसेस होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, ना कोई रंग होता है, ना कोई इनकी खुशबू या कोई इस तरह की स्मेल होती है। उसके बाद अगर आप चलें पेंटेन टू हेप्टाडिकेन, जिसको हम बोलते हैं कार्बन 5 टू कार्बन 17, तो बेटा ये लिक्विड्स बन जाते हैं। लिक्विड्स होते हैं 5 टू 17, और ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं। और जब आप कार्बन 18 से ऑनवर्ड चलते हैं बच्चों, तो रहते ही आपके पास कलरलेस वगैरह ही हैं, ऑर्डरलेस ही हैं, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वैक्सी सॉलिड्स के अंदर हो जाते हैं। मतलब कि सच टाइप ऑफ सॉलिड्स विच आर नॉट हार्ड लाइक अ रियल सॉलिड, लेकिन इनका टेक्सचर जो होता है वो बड़ा स्मूथ सा होता है और अपनी नेचर में कंपैरेटिवली ये लिक्विड से बेहतर होते हैं। उसके बाद बेटा इनकी पोलैरिटी की बात की जाए तो अल्केन्स जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं अपनी नेचर में, और ये डिसॉल्व होते हैं किसमें? नॉन पोलर्स के अंदर ही। मतलब कि आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल होता है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन
नॉन पोलर। इसी तरह से इनके फिजिकल कांस्टेंट्स देखे जाएं, जिस तरह जिसमें आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह, तो ये बेटा इंक्रीज होती है जूं जूं चेन इंक्रीज होती है। देखे ना, एक चेन है 4 कार्बन की, उसका बॉइलिंग पॉइंट है लेट से 60, और एक चेन है 8 कार्बन की, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इसकी मैं एग्जांपल यूं दिया करता हूं कि अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसको आप बॉयल करेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपके पास जग ऑफ वाटर है तो उसको बॉयल करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह आपने ये ज़हन में रखना है कि जो जो आपकी चेन जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है, चेन आपकी बढ़ती चली जाती है, तो बेटा आपके पास क्या होता है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक फैक्टर जो है वो चेंज होता है, और वो फैक्टर कौन सा है, सॉल्युबिलिटी, हल पजीर होने का। तो मतलब क्या है कि जब चेन इंक्रीज करती है तो आपके पास एमपी, बीपी और डेंसिटी बढ़ती है, जबकि आपके पास सॉल्युबिलिटी, हल पजीर होने का अमल जो है वो जरा आपके पास स्लो हो जाता है। तो आपकी बुक बताती है कि अगर कोई चेन है, जिस तरह से मैं यहां पे लिखता हूं जी, ब्यूटेन लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं CH3, CH2, CH2 और CH3। बेटा आप देख रहे हैं कि देयर आर टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं इसको 5 करना चाहता हूं तो मैं बच्चों क्या करूंगा, मैं एक CH2 का इजाफा करूंगा। देखिएगा ये मैंने CH2 कर दिया इसको, और अगली चेन क्या आ गई, CH3। तो आपकी बुक ये कहती है अगर एक CH2 को बढ़ा दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का जो है आपके पास जंप आता है, चेंज आता है किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। मतलब 4 कार्बन वाली चेन को आपने बॉयल करने में जितना टेम्परेचर दिया, 5 कार्बन वाली चेन को बॉयल करने में आपको उससे ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बच्चों आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन के, ब्रांच चेन और जो आपके पास नॉर्मल चेन होती है, तो ब्रांच चेन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लोअर होते हैं, ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको। और जो आपके पास स्ट्रेट चेन्स होती हैं, लीनियर चेन्स होती हैं, उनके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास कंपैरेटिवली हायर होते हैं। इसमें आप ब्यूटेन जो मैंने एग्जांपल लिखी है उसमें ही देख लें, तो जो आपके पास एन ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5, और जो आपके पास बेटा ब्रांच चेन है आइसोब्यूटेन, उसका कितना है -11.7। अब बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि यार 11 है ये तो ज्यादा है। नहीं बेटा, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है एक्चुअली वो उतनी ही छोटी होती है। और लास्ट पॉइंट जो है इसका फोर्थ वाला कि मेल्टिंग पॉइंट जो है अल्केन्स के वो इंक्रीज होंगे जो जो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। मतलब कि बेटा चेन जो जो एक्सटेंड करेगी, चेन जो जो बड़ी होगी, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल या मेल्ट करने के लिए। लेकिन ये आपके पास जो चेंज होता है वो एज सच रेगुलर चेंज नहीं होता। रेगुलर से मुराद कि जिस तरह आपने यहां पे कहा कि एक CH2 बढ़ने से 20 बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि हर CH2 बढ़ने से 20 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। तो बेटा इसके अंदर चेंज जो है वो आपके पास किसी में 15 बढ़ेगा, किसी में 25, किसी में 21, किसी में 19, किसी में 23, तो आपके पास चेंज आता है। इसमें कुछ भी रेगुलर नहीं होता। तो बच्चों आज आपने इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स पढ़े। कोब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछें। वैसे बड़ा जो है वो सिंपल सा और बड़ा इजी सा वे था। और उसके बाद आपने बेटा रिडक्शन पढ़ी, किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, उसके 2 रिएक्शंस किए जो कि ये हैं। पहले वाले में जिंक अमलगम यूज करेंगे क्योंकि हमने उसके अंदर कीटोन लिया था, और दूसरे वाले में हाइड्राजीन यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर हमने एल्डिहाइड लिया था। उसके बाद बेटा हमने गिग्नेट रिएजेंट को किया, और उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने टॉपिक में हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन के, अल्केन्स कितने रिएक्टिव हैं, किस तरह से रिएक्टिव हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इसके रिएक्शंस। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रिपरेशंस या डायरेक्ट प्रिपरेशंस या जनरल प्रिपरेशंस में और रिएक्शंस में ये फर्क होता है कि जनरल प्रिपरेशंस के अंदर आप अपना जो रिलेटेड टॉपिक होता है, अल्केन जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, आप उसको बनाते हैं। और रिएक्शंस में ये होगा कि हम उनका अल्केन का दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिस तरह कंबस्शन हो जाएगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगा। इस तरह से हम जो है रिएक्शंस करवाएंगे और उनके आउटपुट्स देखेंगे, उनके रिजल्ट्स देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें किस तरह बनती हैं और अल्केन हमारा दूसरे कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। तो बच्चों अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाजत दें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं 3rd टाइम इस टॉपिक में इस आज के लेक्चर में बोलने लगा हूं, और इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप अपनी कंफ्यूजन्स को जो है वो जो भी हो आपको वो हमसे पूछें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों। अल्लाह हाफिज।